नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा कुंज के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की, इसके सिलेबस की और स्ट्रेटजी की कि आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने के लिए। जैसा आप जानते हैं, यूजीसी नेट का पेपर 1 काफ़ी लेंथी हो गया है आजकल और इसको सॉल्व करने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में इसमें सिलेबस की बात करेंगे और इसके पैटर्न की, सिलेबस और पैटर्न की और इसके स्ट्रेटजी की। चलिए देखते हैं। यूजीसी नेट आपको पता ही है कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 आपको पता है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, हर स्टूडेंट के लिए। वहीं पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर देना होता है पेपर 2 में। तो पेपर 2 और पेपर 1 ये 2 पेपर होते हैं। इसमें से पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं और ये क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होते हैं। वहीं पेपर 2 की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे क्या है, दोनों पेपर के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है, तभी आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है। और तो ये टोटल आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये आपका हो जाता है 150 क्वेश्चंस। क्या हो जाते हैं? 150 क्वेश्चंस। तो जो 150 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है। इसमें जो ये क्वेश्चंस होते हैं 150, ये 300 मार्क्स के होते हैं और कट ऑफ के आधार पर आपका चयन होता है कि आपने ये एग्ज़ाम पास किया है कि नहीं। आजकल परसेंटाइल का भी रोल है, तो परसेंटाइल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। आगे बात करेंगे परसेंटाइल किस तरह से डिसाइड की जाती है इसी क्रम में। तो सबसे ज़रूरी है आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि जब भी किसी एग्ज़ाम को हम देने जाते हैं और उस एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करते हैं तो सबसे ज़रूरी हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। ये होता है, सिलेबस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। ये PDF है, इसको आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पे जो पेपर 1 का जो सब्जेक्ट दिया गया, विषय क्या है? सामान्य प्रश्न पत्र, कॉमन पेपर है। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर बेस्ड है। इसमें इसका जो कोड है ये 00 है। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। यहाँ पे सीधा कहा गया है कि शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो, के पास होना चाहिए यहाँ पे, और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। इसमें तर्क विश्लेषण का भी अध्ययन किया जाता है, इसीलिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण तथा अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। उच्च शिक्षा संबंधित भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए लास्ट वाली यूनिट में आप देखेंगे कि उसमें उच्च शिक्षा का एक यूनिट दिया गया है। सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी का ज्ञान हो। सूचना के स्रोतों की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। इसके साथ साथ उन्हें पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए।
पर्यावरण वाला भी चैप्टर इसमें दिया गया है, पर्यावरण और आपके संविधान से संबंधित। तो यही है, बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या किस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे इकाई 1 यानी यूनिट 1 की बात करें तो शिक्षण अभिवृत्ति, इसको हम इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं इसको। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत क्या आता है इसमें, यहाँ पे बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण में क्या आएगा, आपकी अवधारणाएं हैं, उद्देश्य है और शिक्षण का स्तर है, विशेषताएं हैं और मूल्यापेक्षाएं। शिक्षण, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होना चाहिए, ये सारी बात की गई है इसमें। शिक्षण प्रभावक तत्व क्या क्या होने चाहिए उसकी बात की गई है, जिसमें शिक्षक आ जाता है, सहायक सामग्री आ जाती है और संस्थागत सुविधाएं आ जाती हैं और शैक्षिक वातावरण आ जाता है। उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, यानी जो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें क्या क्या शिक्षण की पद्धति अपनाई जाती है उसके विषय में बात की गई है यहाँ से। उसके बाद एक और है शिक्षण सहायक प्रणाली, शिक्षण में कौन कौन सी प्रणाली सहायता करती है उसकी बात की गई है। जैसे यहाँ पे परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, यानी परंपरागत और आधुनिक आईसीटी, आईसीटी भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो होती है। यहाँ पे ये है मूल्यांकन प्रणाली क्या क्या होती है, इससे संबंधित बात की गई है। किस तरह की मूल्यांकन प्रणाली है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार है, प्रणाली में मूल्यांकन है। तो ये सारी चीज़ें हैं यूनिट 1 के अंतर्गत बात की गई है। यूनिट 2 की बात करते हैं, शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति का मतलब है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको अगर इंग्लिश में हम कहते हैं तो इसका होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है ना। शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और जानकारी होनी चाहिए। रिसर्च क्यों की जाती है, क्या है रिसर्च का उद्देश्य और क्या प्रकार हैं, अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं और प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शोध पद्धतियाँ क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी हैं। शोध के चरण क्या होने चाहिए, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए आपको। शोध प्रबंध, आलेख एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता, यानी सारी चीज़ें घुमा फिरा के शोध से संबंधित पूछी जाएंगी यहाँ पे। तो यही है। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में क्या है, बोध। यूनिट 3 में बोध है। बोध को हम इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्या? इंटेलिजेंस, ठीक है। बोध को इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, यानी सीधा है, इसमें एक गद्यांश पूछा जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, यानी आपको एक अनसीन पैसेज कह सकते हैं एक दूसरी लैंग्वेज में, अनसीन अपठित गद्यांश हिंदी में उसको बोलते हैं, उसको दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको पढ़ करके उसको सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। नंबर 4 है इकाई यूनिट 4, संप्रेषण। संप्रेषण में क्या क्या आ जाता है आपका, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैंने यहाँ पे, अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहे, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी कुछ ये PDF डाउनलोड किया है, यानी सिलेबस का। तो यहाँ से कुछ, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इस तरह का है। अगर आपको ये हिंदी में नहीं समझ आता है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है चीज़ें। यहाँ पे बात करते हैं, कहाँ था, कम्युनिकेशन। अब बोध में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी बोलता है वो, इसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं,
कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है सीधा समझ, किसी चीज़ की समझ कॉम्प्रिहेंशन कहलाती है। तो यहाँ पे संप्रेषण हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे देख लेते हैं। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है, सॉरी मीनिंग, टाइप और जो अभिलक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रेषण की बात हो गई। प्रभावी संप्रेषण किस तरह से बनाया जाए, संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, तो उसकी बात हो गई। यहाँ पे प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, इसमें बाधाएं क्या हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बाउंडेशंस क्या हैं इसमें, और जन मीडिया एवं समाज, जन मीडिया और समाज में कम्युनिकेशन का क्या रोल है उसकी बात की जाती है। इनसे संबंधित आपको अच्छी किताबें खरीद लेनी चाहिए मार्केट से, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। आपने अगर कहीं से अच्छे नोट्स ले रखे हैं तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य प्रॉपर ये है कि आपकी हेल्प करना। मेरे साथ मेरी टीम भी जुड़ी हुई है, तो आगे आने वाले टाइम में आपके साथ जो टीम में मेंबर हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। नंबर 5 यूनिट की बात करते हैं, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी इसमें मैथमेटिकल सिस्टम, मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हों, तर्क के आधार पर, यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला और कूट संबंध, इससे संबंधित। गणित में और क्या आ जाता है, गणितीय अभिवृत्ति में अंश आ जाता है, समय और दूरी आ जाता है, अनुपात आ जाता है, समानुपात आ जाता है, प्रतिशतता आ जाती है, लाभ और हानि, ब्याज, छूट और औसत, ये सभी आ जाती हैं इसमें। 5वीं यूनिट के बाद आती है 6ठी यूनिट, युक्ति, युक्ति तर्क। ये रीजनिंग होती है, रीजनिंग से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। युक्ति के ढांचे का बोध, इसमें युक्ति संबंधित बहुत सारी हैं। युक्ति के प्रकार क्या हैं, वे नारेख, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, ये सब है। अब देखिए इस यूनिट को देख कर के आपको लग रहा होगा कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है ये थोड़ा सा टिपिकल है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ये सीधे ट्रांसलेट की गई है। जो ट्रांसलेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता ट्रांसलेशन। आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेज को लेकर के चलेंगे तब आपको समझ आएगा। इसलिए इस यूनिट को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता के दिखाता हूँ, वहाँ से आपको समझ आएगा कि आप किस तरह से ट्रांसलेशन का यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, वही यूनिट है, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रीपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, अवधारणाएं, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड डेनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस। ये जो टर्म है जब आप इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ लॉजिक क्या है, वेन डायग्राम, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये क्या है। इन सभी में क्या है कि आपको अभी ये टर्म्स टिपिकल लग रहे हैं, लेकिन जब आप दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, दोनों के लिए ये बात लागू होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे। मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आनी चाहिए चीज़ें। नंबर 7 यूनिट की बात कर लेते हैं, आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आता है। यहाँ पे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसको, यानी डेटा का इंटरप्रिटेशन, डेटा कैसे काम करता है। डेटा का इंटरप्रिटेशन सीधा सा ये है कि कोई आपको डायग्राम दे दिया और उसमें आपको अलग अलग
निर्धारित कर दिया, जैसे कभी जनसंख्या का दे दिया, कभी किसी प्रोडक्ट की सेलिंग को लेकर के दे दिया, कभी स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, इस तरह से दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सोर्स, एक्वाजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। या डेटा का मतलब सीधा डेटा से है। डेटा किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, तो उस डेटा को हम कैसे आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। ये यहाँ पे अपेक्षा की जाती है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको जो भी यूनिट लगी हुई है वो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आंकड़ों की व्याख्या की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति एवं वर्गीकरण, इसकी बात की जाएगी। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, इनकी बात की जाएगी। आंकड़ों की व्याख्या, अनुशासन क्या है, इसकी बात की जाएगी। इसके बाद एक और नेक्स्ट यूनिट है, अगली 8 नंबर की यूनिट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT इसको बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है। यहाँ सीधा सा एक मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसकी बात की गई है। ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ एवं शब्दावली, ICT संबंधित जो फिर शॉर्ट फॉर्म्स हैं और जो वोकेबलरी है उसकी बात की गई। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य एवं कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, इंटरनेट से संबंधित और इंट्रानेट, ईमेल क्या है, ये सब बातें की गई हैं। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या है, ICT और अनुशासन, इसकी बात की गई। तो ये था नंबर 8 यूनिट। नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नंबर 9 में लोक विकास और पर्यावरण, ये एक नंबर 9 की यूनिट है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या है, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मानव और पर्यावरण संव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण व उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे क्या क्या हैं, इसमें बहुत सारे हैं। ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन, यानी पर्यावरण संबंधित जो भी चीज़ें हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्रकृति और ऊर्जा, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपसे। पर्यावरण अधिनियम, जलवायु संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ये सब है। उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या आता है। अब उच्च शिक्षा प्रणाली में इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जोड़ दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, उच्च अधिगम या शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीतिक प्रशासन, ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यूनिट वाइज। आप हर यूनिट को अच्छे से तैयार करें। अब इसकी स्ट्रेटजी की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में है इसका सिस्टम, तो आप दोनों के सिलेबस को ओपन कर करके, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसकी बात कर लेते हैं पेपर 1 को लेकर के, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पे, हम यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि नंबर 1 आपको क्या आना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा हो, सिलेबस आपको पता होना चाहिए।
प्लस पैटर्न। सिलेबस और पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आप इस सिलेबस को 2-4 बार पढ़ लीजिए। और पैटर्न तो आपको पता ही है, पैटर्न में तो कुछ नहीं, सीधा है आपको कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, यानी टोटल आपका ये होता है कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का होता है। और ये 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए टाइमिंग क्या है, 3 आवर्स, 3 आवर्स इसमें डिवाइडेड है। तो ये पैटर्न हो गया आपका। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 2012 से लेकर के 2023 के यूजीसी नेट के पेपर में काफ़ी लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी ऊपर गया है लेवल। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये आया था ऑब्जेक्टिव टाइप, तब उसका लेवल उतना हाई नहीं था जो आज है। तो उसी को देखते हुए आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सबसे पहले इसमें बात क्या है, सबसे ज़रूरी जो है वो है कि आप यूनिट वाइज हर पोर्शन को तैयार करें, यूनिट 1 से 10 तक, और उसको डीपली पढ़ें। इसके लिए मार्केट में आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल होंगी, अच्छी बुक्स आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा अगले आने वाले वीडियोज़ में कि कौन सी बुक आप खरीद सकते हैं मार्केट से, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो इसके बाद और क्या चीज़ ज़रूरत है, जैसे ही आप हर यूनिट को प्रॉपर पढ़ें, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है ध्यान देने की, कि आपके कंटेंट, यानी आप जो पढ़ते हैं, आपके कंटेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो क्वेश्चन से होना चाहिए। यानी क्वेश्चंस, आपका कंटेंट और क्वेश्चंस आपके मैच करने चाहिए, यानी आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। इनमें जो कनेक्शन है वो अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको आप यहाँ से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने डीपली चीज़ों को पढ़ा होगा। चाहे आप पेपर 1 की बात कर लीजिए या पेपर 2 की। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे हम पेपर 1 के साथ साथ जो करंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। करंट टॉपिक्स जो भी आपकी पढ़ाई से संबंधित हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके कुछ लाइफ से रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, प्रॉपर प्रैक्टिस करें यूनिट वाइज पढ़ने के बाद, और आपका सबसे ज़रूरी कनेक्शन होना चाहिए। ये जो कनेक्शन है ये आपका प्रॉपर बैठना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी स्पेशल टॉपिक्स को या कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको लेकर के हम लगातार आते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, यानी आप जिस प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कहीं भी पढ़ते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको किसका स्टाइल समझ आता है, किसकी चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएँ और आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हों। तो ये सारी बातें थी पेपर 1 को लेकर के। आपका कोई सवाल और सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें लिख सकते हैं। आपको कौन से पोर्शन में या किस तरह के उसमें प्रॉब्लम्स आती है। मेरा जो यहाँ पर रोल रहेगा 8, 9 और 10 यूनिट को
बाकी जो टीम मेंबर हैं वो बाकी यूनिट्स पढ़ाएंगे। आगे आने वाले टाइम में आपके साथ उनको मिलाया जाएगा आपसे कि कौन से लोग हैं, किस तरह के हैं टीम मेंबर, वो आपकी हेल्प किस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज का यहीं तक था। आपका कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।